कल हमने पढ़ी थी वियोजन अभिक्रिया और आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के हम प्रकार पढ़ रहे थे। पहले नंबर की विक्रिया थी संयोजन, जो पहले वीडियो में हो गई थी। फिर दूसरे में वियोजन अभिक्रिया पढ़ी हमने, और आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, फिर उससे आगे वाले। तो हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, वैसे इनको डिस्प्लेस रिएक्शन बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कुछ भी नाम ले सकता है। देखो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि एक परमाणु या समूह हट करके दूसरा परमाणु या समूह जुड़ जाए। एक परमाणु या समूह की जगह कौन सा जुड़ जाए? दूसरा परमाणु या समूह आ जाए। देखो अब देखो, एक को हटा करके दूसरा जुड़ेगा तो इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए? क्योंकि जो हट रहा है वो कम क्रियाशील होगा और जो हटा रहा है वो क्या होगा? अधिक क्रियाशील। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह को अधिक क्रियाशील परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। किसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया? कि जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह को, यानी कोई धातु परमाणु मान लो, धातु होगी ज्यादातर इसमें, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु समूह या धातु परमाणु को, ये मान लो परमाणु आ गए तो धातु परमाणु भी आ गए, परमाणु या समूह को अधिक क्रियाशील परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हमें, जब किसी यौगिक में उपस्थित धातु को अधिक क्रियाशील धातु परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। किसी भी रूप में मान लो, चाहे परमाणु, चाहे समूह, चाहे धातु परमाणु। जनरली जो अपने सिलेबस में, 10th के जो सिलेबस में है, वो धातु परमाणु को ही प्रतिस्थापित कर रखा है। तो ये अभिक्रिया इस तरह से भी इस अभिक्रिया की परिभाषा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब किसी यौगिक में उपस्थित धातु को अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और वैसे जनरली विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह को अधिक क्रियाशील परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन। देखो ये अपने पास Fe है। Fe की क्रिया हम करवाते हैं कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट होता है, ये नीले रंग का होता है, नीला थोथा बोलते हैं। वैसे इसका सूत्र जनरली होता है CuSO4 5H2O, नीला थोथा बोलते हैं, किंतु आप CuSO4 के रूप में याद रखना सीधे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ जब हम Fe की क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि Cu की क्रियाशीलता कम होती है और Fe की क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। अब आप ये कहोगे कि इसकी अधिक क्यों? देखो ये एक हाई लेवल की बात हो जाती है कि जिनका जो विद्युत विभव यानी अपचयन विभव लिया जाता है, मान लो इलेक्ट्रोड विभव होता है, वो इसका होता है क्या? कम, और इसका ज्यादा। जिसका जो अपचयन विभव होता है वो जितना क्या हो? अधिक हो तो क्रियाशीलता घटती है, और जितना ज्यादा हो, कम हो, क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती। किंतु आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना, 10वीं तक के लेवल की बात सिर्फ इतनी है कि Fe अधिक क्रियाशील है और Cu क्या है? कम क्रियाशील है।
तो अधिक क्रियाशील के द्वारा किसको हटाया जाएगा? कम क्रियाशील को हटाया जाएगा, यानी Cu हट जाएगा और वहां पर कौन आ जाएगा? Fe। तो सूत्र क्या हो गया? FeSO4। ये क्या हो गया? फेरस सल्फेट। क्या हो गया ये? फेरस सल्फेट। यानी कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया और बाहर क्या है? Cu। यानी Cu को बाहर हटा दिया किसने? Fe ने। क्यों हटा दिया? क्योंकि Fe की क्रियाशीलता क्या है? अधिक है और Cu की क्रियाशीलता क्या है? कम है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है? प्रतिस्थापित करती है। ये कौन सी हुई? विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया पर देखो, ये जो उदाहरण लिखा है, स्पेशल विस्थापन का उदाहरण लिखा है, इस पर क्वेश्चन आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो जो कील होती है वो भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि जो ये कॉपर सल्फेट होता है ये भूरे रंग का होता है जो कील पर जमा हो जाता है। कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो क्या होता है कि कील भूरे रंग की हो जाती है और कॉपर सल्फेट का विलयन मलिन हो जाता है, यानी इसका नीला रंग गायब होकर के मटमैला रंग हो जाता है। एक मटमैला सा रंग हो जाता है, नीला रंग इसका क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो जो कील होती है वो भूरे रंग की तथा कॉपर सल्फेट का विलयन मलिन हो जाता है। क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो जो Fe है वो कॉपर सल्फेट के Cu परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। इतने से काम चल जाएगा। फिर भी लिखो, प्रतिस्थापित करके फिर सल्फेट बना देता है, ये लिख दो चलेंगे। किंतु इतना ही लिख दोगे कि लोहे की जो कील होती है, क्या होती है? लोहे की जो कील है वो क्या है? वो कॉपर सल्फेट के Cu को प्रतिस्थापित कर देती है, क्योंकि लोहे की कील क्या है? Fe है और ये Fe है, ये CuSO4 के Cu को क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है और Cu जब हट गया तो फिर सल्फेट बन गया और कील के ऊपर भूरे रंग का आवरण चढ़ जाता है और ये विलयन कैसा बन जाता है? मलिन। और कील कैसी बन जाती है? भूरी। क्वेश्चन को देखो वापिस कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो जो कील होती है वो भूरे रंग की हो जाती है तथा कॉपर सल्फेट का विलयन मलिन हो जाता है। क्यों? जब कील को, लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो क्या होता है कि जो Fe है यानी आयरन है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। यही कारण है कि कील भूरी हो गई और कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा हो गया? मलिन हो गया। या ये कह सकते हैं कि आयरन है वो कॉपर को प्रतिस्थापित करके फिर सल्फेट बना लेता है, इसी कारण कील भूरी हो जाती है और ये विलयन मलिन। और फिर ये नीचे अभिक्रिया लिख दोगे। कब लिख दोगे? जब ये क्वेश्चन पूछे, ये विस्थापन का क्वेश्चन पूछे तो विस्थापन की अभिक्रिया लेके वहां भी ये उदाहरण लिख सकते हो। इसके एक दो उदाहरण और करवाऊंगा। ये हो गया एक। अब देखो अधिक क्रियाशील धातु इसे Zn भी है। क्या है? Zn। Zn की क्रिया करवाते हैं तो यहाँ फिर सल्फेट की जगह क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट। बस इतना ही अंतर होता है। पहले क्या था? बस Fe की जगह क्या आ गया? Zn आ गया। यानी Zn की क्रियाशीलता भी क्या है? Cu से ज्यादा। Zn क्या है? एक अधिक क्रियाशील। Zn क्या है? अधिक क्रियाशील और Cu क्या है? कम है। Zn ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया? Zn ने Cu को प्रतिस्थापित कर दिया और क्या बन गया? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। ये क्वेश्चन अर्ध अभिक्रियाओं में पूछ सकता है, कितनी अभिक्रिया दे देगा और पूर्ण कीजिए। वो क्वेश्चन बता दिया आपको कैसे पूछेगा, लोहे की कील वाला, वो उसमें वो अभिक्रिया लिख रहे। विस्थापन का वो उदाहरण भी लिख सकते हो और यो भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया? Zn प्लस CuSO4
ZnSO4 प्लस Cu। देखो नोट्स जो आपके पास पीडीएफ के भेज रखे उसमें ध्यान रखना कि इनके कोष्टक में इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखी हुई, जैसे कोष्टक में यहाँ S लिख दिया या AQ लिख दिया या AQ लिख दिया या S। जो S लिखा हुआ है कोष्टक में उसका अर्थ है ठोस अवस्था में है। कोष्टक में यदि स्मॉल l लिखा हुआ, कोष्टक में यदि S लिखा हुआ मिलेगा तो वो ठोस अवस्था में है। कोष्टक में यदि L लिखा मिलता है तो वो द्रव अवस्था में है, और कोष्टक में यदि G लिखा हुआ मिल रहा है तो वो किस अवस्था में है, वो गैस अवस्था में है। और यदि कोष्टक में AQ लिखा हुआ है AQ तो वो जलीय अवस्था में। अवस्थाएं लगाते हैं, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, यदि आपके याद रहे तो लगा देना इनकी कोष्टक में अवस्थाएं। ये S है, ये AQ है, ये AQ है और ये S है। सीधी अभिक्रिया भी लिख सकते हो। तो ये अपने विस्थापन की दूसरी अभिक्रिया पूरी हुई। अब हम तीसरी अभिक्रिया पे चलते हैं। वैसे तीसरी इसका उदाहरण चलते हैं, विस्थापन की अगला क्रम नहीं है, विस्थापन के दो उदाहरण हम पढ़ चुके हैं और तीसरा उदाहरण देखते हैं। विस्थापन का तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये है कॉपर क्लोराइड CuCl2। किसका सूत्र है ये, कॉपर क्लोराइड। और कॉपर का ऑक्सीकरण क्या 2 है, वैसे इसको क्यूप्री क्लोराइड भी बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। इसका नाम क्या है, क्यूप्री क्लोराइड भी होता है। इसकी क्रिया हम Pb से करवाते हैं। कल भी बताया था आपको कि Pb क्या होता है, लेड होता है, जिसका लैटिन नाम होता है प्लंबम। यानी लेड है वो Cu की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील। आपके सारे उदाहरण Cu के आपके सिलेबस, ठीक है ना। वैसे जो सिक्का धातु में होती है CuAg और Ag, सोना चांदी और जो कॉपर होता है वो कम क्रियाशील होते हैं हमेशा। तो Pb की क्रिया हम CuCl2 से करवाते हैं तो Cu प्रतिस्थापित हो जाता है और वहां क्या जुड़ जाता है, Pb, तो बन जाता है PbCl2 और बाहर क्या निकल जाता है, Cu। अब की बार अधिक क्रियाशील धातु कौन है, Pb, लेड, जिसका लैटिन नाम है प्लंबम। लेड इसको सीसा बोलते हैं, सीसा या लेड या प्लंबम। Pb है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। कॉपर क्या है, कम क्रियाशील, कॉपर क्या है, कम, Pb क्या है, अधिक। अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को हटा दिया, यहाँ क्या बन गया, लेड क्लोराइड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड। क्यों, कॉपर की जगह क्या आ गया, लेड आ गया, नाम हो गया लेड क्लोराइड। तो ये हो गया Pb, ये CuCl2, ये PbCl2, ये Cu। अंतर कितना हुआ देखो, आपको CuCl2 और Pb का सूत्र याद रखना। फिर करना क्या है, Cu को Pb की जगह और Pb को Cu की जगह ले जाओ। यानी Pb को Cu की जगह लाए तो PbCl2 और Pb अकेला था तो अब की बार अकेला कौन हो जाएगा, Cu हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी विस्थापन अभिक्रियाएं पूरी हुई। कौन सी अभिक्रियाएं पूरी हुई, विस्थापन अभिक्रियाएं। देखो संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, और तीसरे नंबर की अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन। विस्थापन की परिभाषा बताई, फिर 3 आपको इसमें अभिक्रियाएं बताई हैं उदाहरण दे करके। कौन सी, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। दूसरी अभिक्रिया कौन सी बताई थी, Zn प्लस CuSO4, फिर उसका क्या हो गया, ZnSO4 प्लस Cu, यानी जिंक सल्फेट बन गया। पहले कौन बना था, फेरस सल्फेट। अब की बार Pb की क्रिया CuCl2 से करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, PbCl2 और Cu बाहर निकल जाएगा। ये 3 उदाहरण किसके हैं, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, विस्थापन के। अब हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ बस द्वि लगा देता हूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी को बोलेंगे, द्विविस्थापन को। इसमें क्या होगा देखो, प्रतिस्थापन इसमें भी होगा, किंतु पहले वाली रिएक्शन में क्या था कि एक कम क्रियाशील और दूसरा अधिक क्रियाशील। इसमें देखो क्रियाशील कम या अधिक का नहीं रहेगा, ये आपस में एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के साथ। क्या होंगे, एक्सचेंज। कैसे होंगे कि जब दो यौगिकों, कैसे लिखते, जब दो यौगिकों की आपस में अभिक्रिया होती है
जब दो यौगिकों की आपस में अभिक्रिया होती है तो उनके परमाणु या समूह का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। जब दो यौगिकों की आपस में अभिक्रिया होती है तो उनके परमाणु तथा समूह का आपस में क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका जनरली एक ही उदाहरण दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वैसे ले और भी सकते हैं, और भी बता दूंगा आपको, किंतु आपके सिलेबस में वही उदाहरण पढ़ते हैं, क्योंकि आप रिएक्शन पहली बार पढ़ोगे, ज्यादा रिएक्शन आपके याद नहीं होंगी, तो जो उदाहरण अपने सिलेबस में वही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा उदाहरण नहीं बता रहा हूँ। किसी को एक्स्ट्रा उदाहरणों की चॉइस है तो एक्स्ट्रा ही बता दूंगा। देखो अब यहां हम लेंगे Na2SO4। Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की क्रिया हमने करवा दी BaCl2, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया। अब देखो आप कि Na है यहाँ पर, Na के साथ में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव 2 चार्ज होता है, क्योंकि Na पर 1 प्लस, 2 Na पर 2 प्लस, तो यानी प्लस माइनस हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ Ba पर +2 और Cl पर -1। क्यों, Cl कितने हैं, -1 है Cl पर, तो 2 पर -2, Ba 1 पर क्या आएगा, प्लस, यहाँ सल्फेट पर -2। अब आपको उठा पटक करके इनको जोड़ना है, यानी Na के साथ ऋणायन कौन जुड़ा हुआ है, सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो अब की बार हम किसको जोड़ देंगे, Cl को जोड़ देंगे। Ba के साथ Cl जुड़ा हुआ है तो किसको जोड़ देंगे, SO4। अब देखो मैं यहाँ लिखूंगा BaSO4। अब प्लस माइनस अपने को बराबर करने हैं। Ba पर कितना होता है, +2, और सल्फेट पर कितना होता है, -2, यानी +2 और -2 बराबर, किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा नाम हो गया बेरियम सल्फेट। सीधा नाम क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। कोई दिक्कत, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। अब देखो क्या है, Na2SO4। क्या है, Na2SO4। Na2SO4 में Na के साथ क्या जुड़ा हुआ, सल्फेट, तो अब की बार Cl। Na पर +1 आवेश होता है और Cl पर -1, यानी Na पर +1 और Cl पर -1। इनको भी अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस पर +1 इस पर -1, गुणा भाग नहीं करेंगे, इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस बराबर है। अब देखो अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। देखो वैसे संतुलन का अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है, किंतु अपन हर अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं, तो उस टॉपिक में हम नहीं जा रहे। कभी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि अभिक्रियाओं को संतुलित करने के नियम लिखिए या किस प्रकार संतुलित किया जाता है। आपको 3-4 अभिक्रियाएं देगा और कहेगा इन अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, तो अपन हर अभिक्रिया को संतुलित कर रहे थे। संतुलित करने से पहले हम देखते क्या चीज है, वो ध्यान रखो कि ज्यादा परमाणु, इधर Na के कितने हैं, Na के 2 परमाणु हैं, इधर Na का क्या है, 1 परमाणु है। एक बार इधर मैं 2 कर दूं तो Na के कितने हो गए, 2 हो गए। इधर Cl के कितने हैं, 2, इधर भी Cl के कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखो Ba का इधर क्या है, 1 है, इधर भी 1 है, इधर सल्फेट का क्या है, 1 है। ये मान लो कि S का 1 है और O के 4 है, S का 1 है और O के 4, यानी दोनों तरफ के परमाणु क्या हो गए, समान। ये क्या हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि हमने क्या कहा कि जब 2 यौगिकों की आपस में अभिक्रिया होती है, क्या कह रहा है कि जब 2 यौगिकों की आपस में अभिक्रिया होती है तो उनकी लिख गए
तो उनके परमाणु या समूह का आपस में आदान प्रदान हो जाता है। सल्फेट Cl की जगह Cl सल्फेट की जगह, या ये मान लो Ba Na की जगह और Na Ba की जगह, यानी इनके परमाणु समूह का आपस में क्या हो गया, आदान प्रदान। यही अपने सिलेबस में अभिक्रिया है। किसकी, द्विविस्थापन का उदाहरण देखो, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको सामान्य नमक भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि Na के साथ सल्फेट जुड़ा या Ba के साथ 2 जुड़ गए। देखो ये प्लस माइनस का रोड़ा होता है। इसका होता है कि जितना चार्ज होता है टोटल मिलाकर के प्लस माइनस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। Ba पर +2 है तो Ba के साथ -2 होगा, और Na पर +1 है तो इसके साथ -1 वाला होगा। ठीक है, यदि -1 वाला जुड़ रहा है 2 वाले के साथ तो 2 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में ये जो पदार्थ होता है ये जल में अविलय होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या कह सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ ऐसा बनता है जो जल में क्या होता है, अविलय होता है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक जल में अविलय पदार्थ बनता है जिसको पेप्टिटेशन या अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अब देखो ये अवक्षेप क्या होता है, जैसे ये कोई पात्र है, इसमें विलयन भरा हुआ है और कोई चीज तैरती रहे इसके अंदर, ठोस अवस्था में तैरती रहे, यानी अलग से रंग दिखे उसका, यानी इसको कंफर्म करने के लिए क्या करें, इसको हम छान ले। क्या कर लें, इसको हम छान लेते हैं। यदि ये छन करके नीचे आ गया तो वो विलयन हो गया, यानी छनित्र हो गया वो, और ऊपर बचा वो क्या हो गया, अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है कि जल में अविलय पदार्थ बनता है, यानी यहाँ जल भरा हुआ था और इसके अंदर तैर रहा, यानी पानी में वो घुल नहीं रहा। क्या नहीं रहा, विलयन में या पानी में जो घुलता नहीं है यानी तैरता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। कंफर्म कैसे करें कि उस विलयन को हम छानेंगे तो जो छाननी या जो छानते हैं जिसके फिल्टर पेपर या छलनी कुछ भी हो, उसके जो ऊपर रह जाता है वो अवक्षेप और नीचे पात्र में चला जाता है, वो क्या होता है, छनित्र। तो यहाँ जिक्र किसका चल रहा है, अवक्षेप का। अवक्षेप क्या होता है कि अभिक्रियाओं में बनने वाला अविलय पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप। अभिक्रियाओं में बनने वाला अविलय पदार्थ, यहाँ ज्यादातर जल लेते हैं तो जल में अविलय लेते हैं कि इन अभिक्रियाओं में एक अविलय पदार्थ बनता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में एक जल में अविलय पदार्थ बनता है, और जो अविलय पदार्थ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप। इस कारण इन अभिक्रियाओं का नाम कौन सी अभिक्रिया पड़ा, अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम में एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। परिभाषा लिखोगे, उदाहरण लिखो। दूसरा देखो क्वेश्चन कैसा करता है कि अवक्षेपण, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं। क्या पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं। तो देखो इसका आंसर हम क्या देंगे, इसका आंसर हम देंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक अविलय पदार्थ बनता है जिसको अवक्षेप कहते हैं। इस अवक्षेप के कारण ये कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। क्या दोगे आंसर, आंसर देंगे कि पहले क्वेश्चन सुन लो कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं। तो क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक जल में अविलय पदार्थ बनता है। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक जल में अविलय पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। इस अवक्षेप के कारण ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये उदाहरण रहा आपके साथ। अब अपनी देखो 4 रिएक्शन पूरी हो गई। सबसे पहले हमने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में हमने पढ़ी थी वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन के बाद में हमने क्या पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन के बाद में
द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अपनी 4 रिएक्शन हो गई, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन। अब इस पार्ट की 2 लास्ट अभिक्रिया बची हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को मिला करके कहेंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। दोनों को एक साथ, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों तो वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ये अभिक्रियाएं हम कल पढ़ेंगे। फिर अपने 2 टॉपिक और रह जाएंगे, सक्सारण और विकृत गंधिता। सक्सारण देखो क्या होता है कि जंग लगने वाली प्रक्रिया सक्सारण। विकृत गंधिता क्या होती है कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनकी गंध बिगड़ जाती है। ये 3-4 टॉपिक बचे हैं अपने इस लेसन में, इनका हृदय ध्यान कल वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज वाला वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि सारे टॉपिक आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या बचा अपना, उपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन। यानी अपनी अभिक्रिया बची उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और जब दोनों साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया। 2 तो ये अभिक्रिया बची अपनी, और 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक तो सक्सारण होता है और एक विकृत गंधिता होती है। फिर इस पार्ट में अभिक्रिया संतुलित करना रहेगा। वो जो देखो अभिक्रिया आती रहेंगी, 1 के लेसन में, 2 के लेसन में, 3 के लेसन में, तो अभिक्रियाएं साथ साथ संतुलित होती रहेंगी। अपने को संतुलित अभिक्रियाओं को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यानी संतुलित करने की अलग से, क्योंकि संतुलित हमें करना सीख जाएंगे साथ साथ, तो उन संतुलित करने के नियमों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आपके कोई दिक्कत रहेगी कि हमें साथ साथ संतुलित नहीं अलग से नियम बताओ, तो आपको लास्ट में सारे नियम भी बता देंगे कि अभिक्रिया संतुलित है कैसे। किंतु एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है अभिक्रिया संतुलित किस प्रकार की जाती है। क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, तो आपको अभिक्रिया लिख करके क्या कर रहा हूं, संतुलित अभिक्रिया को लिख करके संतुलित करवा रहा हूं। जब अभिक्रिया को लिख करके हम संतुलित करेंगे, पहले उसको रिटर्न करेंगे, लिखेंगे और लिख करके संतुलित करेंगे, तो अपने आप सारी अभिक्रियाएं संतुलित होती है। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है।